सो पैराथायराइड बोलते ही हमारे दिमाग में कैल्शियम का होम्योस्टेसिस या कैल्शियम से रिलेटेड चीजें दिमाग में आती है। सो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म या फिर कैल्शियम रेगुलेशन या फिर कैल्शियम होम्योस्टेसिस, ये सब अंदर 2 या 3 हार्मोन्स बेसिकली मिलके काम करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक का नाम सामने लिखा हुआ है, इसके कौन से हैं? कैल्सिटोनिन, पैराथर्मोन एंड विटामिन डी। वेरी गुड। तो विटामिन डी की जगह D3 कर दें तो क्या? कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द विटामिन D3। किसने बोला था? बताओ उसके बारे में, क्या रोल है उसका कैल्शियम होम्योस्टेसिस में? हाँ, वेरी गुड। इट विल हेल्प इन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम जीआईटी। जीआईटी से उसको अब करेगा और उसको सर्कुलेशन में भेजेगा ताकि उसका यूज आ सके। इसी तरह से कैल्सिडोनिन, कैल्सिडोनिन का क्या काम है? कैल्सिडोनिन क्या करता है? डिक्रीज कराता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज कराएगा, हाइपर कैल्सीमिया नहीं होने देगा। एंड पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन जो होता है हमारा, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है, हाइपोकैल्सीमिया नहीं होने देगा। तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि पैरा ऑस्टियोब्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज होती हैं। तो जो इंक्रीज कर रहा है बेसिकली ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज कर रहा है, तो वो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा क्योंकि वो कैल्शियम को फ्री कराएगा फ्रॉम द बोन्स। और जो ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, जैसे कि कैल्सिटोनिन है हमारा, वो कैल्शियम को बोन के अंदर डिपॉजिट करेगा। तो डिपोजिशन के लिए क्लास्टिक एक्टिविटी नहीं, ब्लास्टिक एक्टिविटी लगेगी, क्योंकि ब्लास्टिक एक्टिविटी इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स और फॉर्मेशन ऑफ लेयर्स ऑन द बोन और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन। तो वो सिंथेसिस प्रोसेस है, और क्लास्टिक इज कैटाबॉलिज्म, तोड़ने की प्रोसेस है ना। उसके अलावा इनका इफेक्ट रीनल पे भी होता है, रीनल सिस्टम, ताकि कैल्शियम का जो एक्सक्रीशन है उसको कम कर सके और कैल्शियम को रिटेन कर सके बॉडी के अंदर, या फिर कैल्शियम का एक्सक्रीट करके उसकी जो है उसको डिक्रीज कर सकते हैं ना। बोन टिश्यूज या बोन सेल्स में हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोसाइट्स आर बिग एक्चुअल बोन सेल्स। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ऑस्टॉइड एंड मिनरल्स होते हैं 1/2 रेशियो के अंदर। इसका जो ज्यादा डिटेल है आपको एनाटॉमी में आएगा, व्हाट आर द बोन्स एंड बोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपने वहां पे शायद पढ़ा भी होगा। हावेंस कैनाल होते हैं, देन देयर इज ऑस्टियोसाइट, दिस इज रेड कलर इज ऑस्टियोसाइट, एंड उसके चारों तरफ जो है कैनेकुलाई, और इसको पूरे को ऑस्टियोन बोलते हैं। अब कैल्शियम हमारा स्केलेटन को बनाता है, इफेक्ट मेंटेनेंस, बहुत सारे इसके फंक्शंस और भी है। हमने अलग अलग जगह आज तक हमने कई सारी मेटाबॉलिज्म पढ़ी है, कई सारी चीजें पढ़ी है उनके अंदर बहुत जगहों पे, जैसे कि सिंपल है, अभी अपन एक्शन पोटेंशियल पढ़ रहे थे, तो एक्शन पोटेंशियल में जो डीग्रेनुलेशन प्रोसेस है, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जब आता है, दोनों न्यूरॉन मिलते हैं तो एक दूसरे आगे जाते हैं। तो वापस जा, दरवाजा बंद करके आ। कैल्शियम मस्ट बी incorporated into and liberated from the bone on the short notice। उसका सर्कुलेशन टोटली पूरा टाइम चलता रहता है, दैट इज होम्योस्टेसिस। इसीलिए हम कैल्शियम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है एक साइड से और दूसरी साइड से उसको फ्री भी करा जाता है, ताकि जो ब्लड के अंदर जो वैल्यू है उसकी वो मेंटेन रहे। और लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, इट्स अ वेरी क्लोज रेंज,
8 to 10 मिलीग्राम पर डेकालीटर के हिसाब से ब्लड के अंदर उसको मेंटेन करना होता है। 8 के नीचे चला वो कैल्शियम हो जाएगा, 10 के ऊपर चला जाएगा तो हाइपर कैल्शियम हो जाएगा और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एक कपल्ड प्रोसेस ऑफ द बोन फॉर्मेशन एंड बोन रीअब्जॉर्प्शन, इसको हम बोलते हैं बोन टर्नओवर। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे टाइम चलती रहती है। टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ, शिफ्ट टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑन रीअब्जॉर्प्शन, removes the calcium from the blood or puts the calcium into the blood respectively and correspondingly affect the bone mass। अब जिस साइड भी ये प्रोग्रेस करेगी, आइदर टुवर्ड्स द टेकिंग कैल्शियम आउट ऑफ द बोन और गिविंग टू द बोन, उस हिसाब से आपका बोन मास skeletal mass in the human reaches to the peak at about age of 30 के आसपास जो आपका बोन मास है वो बेस्ट है। प्रायर टू दैट एज ए स्केलेटल मास इज इन इंक्रीजिंग, तो कैल्शियम जो है वो ज्यादातर जो आपका किसी भी सोर्स से आए, अब्जॉर्प्शन उसका अच्छा होता है उस टाइम पे, और जितना भी आप खाओगे उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, बट उसका डिपोजिशन जो है वो ज्यादा होगा, नए बोन्स बनाने के लिए यूज होगा। प्रायर टू दैट एज ए स्केलेटल मास इज इंक्रीजिंग, बोन फॉर्मेशन एक्सीड्स बोन रीअब्जॉर्प्शन। At peak bone mass, the two processes are exactly matched। जब 30 ईयर और 30 to 35, 30 to 40 भी खींच ले अगर, तो वहां तक जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में है। आफ्टर द एज ऑफ पीक बोन मास, स्केलेटल मास इज लॉस्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द, अब वो धीरे धीरे लॉस होता रहेगा रेस्ट ऑफ द लाइफ। इसीलिए ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम होता है, बोन्स बिकम वीक बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कैल्शियम। और उसमें भी क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा तब होता है कि तब आप आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दो। इफ यू आर नॉट डूइंग एनी एक्सरसाइजेस और आप बोन्स के ऊपर कोई लोड नहीं डाल रहे, कोई स्ट्रेस नहीं डाल रहे बोन्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर, उन तो उसके अंदर बोन लॉस जो है वो ज्यादा जल्दी होगा। जैसे कि अगर आप किसी को अंतरिक्ष में भेज दो, वहां पे क्या वेटलेसनेस हो जाएगा, वेटलेसनेस होने के कारण बोन्स पर कोई स्ट्रेस नहीं है, आप तो उड़ते हुए पहुंच जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। अब वो बॉडी का कोई वेट बेयरिंग ही नहीं होगा, कोई भी बोन पे कोई वेट बेयरिंग नहीं हो रहा, ना कोई मसल पे कोई स्ट्रेस। तो ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं, बोन है मसल है, आपकी वीक हो जाएंगे, स्टार्ट लूजिंग। वो अपना स्ट्रेस स्ट्रेन बनाने की जगह लूज करने लग जाएंगे। आप 10 दिन एक्सरसाइज करके देखो या 1 महीने एक्सरसाइज करके देखो, एंड फिर 1 महीने मत करो। आप जब 1 महीने एक्सरसाइज करते हो तो आपकी जो मसल्स हैं एकदम टाइट हो जाएंगी, आपको स्ट्रेंथ फील होगी। बट व्हेन फॉर नेक्स्ट 1 मंथ व्हेन यू लीव द एक्सरसाइज एंड बिकम सेडेंटरी, यू विल सी योर मसल्स आर फ्लॉफी अगेन, ठीक है, और एकदम लूज पड़ जाएगा, एंड यू विल फील टायर्डनेस ऑल्सो। तो इसी तरह से जितना आप स्ट्रेस डालते हो मसल और बोन के ऊपर, उतनी उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, उतना ज्यादा वो बोन के अंदर कैल्शियम को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। तो वेट एक बहुत बड़ा ये एप्लीकेशन है कि अगर आप जैसे जो भी आउटर एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं या फिर स्पेस में जा रहे हैं, तो दे कीप ऑन लूज, जब वो जाते हैं और जब वो आते हैं वापस, जैसे कि महीना भर रहा है या 10 दिन रहा है, तो उस बीच में उनका जो बोन लॉस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। दे कीप ऑन लूजिंग देयर, तो वो वहां कुछ ना कुछ करते हैं, तो रिटेन करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि वेटलेसनेस है। अब बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गए, यहाँ तो आपको पूरा ग्रेविटी के अंदर में हुआ, वहां पे जीरो ग्रेविटी में आ जाओ। बोन फिजियोलॉजी कंटिन्यू, बोन फॉर्मेशन इज मीडिएटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट एंड बोन रीअब्जॉर्प्शन इज मीडिएटेड बाय ऑस्टियोक्लास्ट। तो बी और सी से आप याद रख सकते हो। मेजरमेंट ऑफ बोन टर्नओवर, द कपल्ड प्रोसेस ऑफ द बोन टर्नओवर कैन बी मेजर्ड बाय मार्कर्स ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट एंड मार्कर्स ऑफ द ऑस्टियोक्लास्ट। अब जब भी हम इनका प्रोसेस देखना हो, जैसे किसी को आपने पहले भेजा, स्पेस में भेजने से पहले आप उनका ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करो,
एंड देन व्हेन दे रिटर्न टू देयर ऑस्टियो, तो वो कैसे करेंगे हम लोग ये, कि हमें अगर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी देखनी है तो सीरम बोन स्पेसिफिक एल्कलाइल फोस्फेटेज देखेंगे ब्लड के अंदर, एंड सीरम ऑस्टियोकैल्सिन देखेंगे। और इसी तरह से अगर हमें क्लास्टिक अब जब वो वापस आएंगे तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी आपको ज्यादा मिलेगी, ब्लास्टिक एक्टिविटी विल बी रिड्यूस्ड। और जब जाएंगे तो ये ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी और या फिर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जो भी उनकी एज होगी उसके हिसाब से। मार्कर्स ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, यूरिन प्रोडक्ट्स ऑफ द बोन कोलेजन ब्रेकडाउन, ये आपको यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा मिलने लग जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड टेलोपेप्टाइड एंड पायरिनिडिन क्रॉस लिंक, ये यूरिन के अंदर एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कैट प्रोसेस चल रही है, तो जो भी बाय प्रोडक्ट है वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो। तो इनके थ्रू आप असेस कर सकते हो कि कौन से तरह की एक्टिविटी चल रही है। अगर ये प्रोसेस रीअब्जॉर्प्शन की साइड बढ़ती है तो देयर इज ए रिलेटिव और नेट बोन लॉस होगा। दिस अकर्स इन वैरायटी ऑफ कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन में ये हो सकती है, हो रहा है, ये पता चल गया, क्योंकि अगर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो डेफिनेटली देयर इज ए बोन लॉस। और बोन लॉस होता किस कंडीशन में है, जैसे कि एज इंक्रीज हो रही है, अभी हमने बात करी, बोन लॉस होगा। ओल्ड एज में हम ऑस्टियोपोरोसिस देखते हैं ऑब्वियसली। मेनोपॉज इन वुमेन और हाइपोगोनाडिज्म इन मैन। आपका जो बैकअप है, हार्मोनल बैकअप, अगर वो हटा लिया जाए तो इट विल अगेन कॉजेस बोन लॉस। क्योंकि फीमेल्स में मेनोपॉज क्यों बोला है, क्योंकि वो तब तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन वहां पर दे मेंटेन बोन स्ट्रेंथ और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहते हैं, बट जैसे ही वो निकल जाएगा वहां से तो इट विल स्टार्ट कॉजिंग सीवियर बोन लॉस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी फीमेल्स में वैसे भी ज्यादा होता है, बिकॉज दे फीमेल बियर ए चाइल्ड ऑल्सो। तो चाइल्ड क्या है, जब आपके फीटस बेबी अगर आपके अंदर में है तो इट्स अ काइंड ऑफ पैरासाइट इनसाइड योर बॉडी। आई एम नॉट सेइंग इन दैट मैनर, बट इट्स ए another life growing inside you. Another life growing inside you means it is a parasite, because it is not giving anything to you, but it is taking everything to you. अगर बच्चे की बोन बननी है तो वो बनेगी, माँ की वीक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बॉडी की फिजियोलॉजी ही इसी तरह से बनी हुई है कि उसको जितना कैल्शियम चाहिए वो तो बॉडी से निकल के आपके जाएगा ही। तो जो आप खाते हो वो बेसिकली बच्चे के लिए नहीं खा रहे हो, वो आप अपने लिए खा रहे हो। ओके, अगर आपने नहीं खाया तो आप वीक हो जाओगे, एंड इन योर ओल्ड एज यू विल फेस प्रॉब्लम ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस वेरी इजीली। सो बच्चा तो लेगा ही लेगा आपसे, ये वर्ड याद रखना, फीटस इज पैरासाइट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो जाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, कैल्शियम मोबिलाइजेशन करता है, कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आता है। तो कहां से लाएगा, प्लास्टिक एक्टिविटी को इंक्रीज करके लाएगा, तो इट विल डिक्रीज द बोन मास। हाइपरपैराथायरॉयडिज्म प्राइमरी और सेकेंडरी, ये जब हाइपरपैराथायरॉयड हार्मोन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए तो इट विल इंक्रीज कैल्शियम ऑल्सो एंड इंक्रीज द बोन लॉस। डिफेक्ट इन ऑर्गन फिजियोलॉजी, जैसे कि जीआई सिस्टम में तो अब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो जाए, तो प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा था, कैल्शियम की क्वांटिटी आपको प्रॉपर नहीं मिल रही, तो आप कहां से लेगी बॉडी, बोन से लेगी। भाई उसका डिपॉजिशन कहां पे है, बोन के अंदर। आपके पास अगर पैसे खत्म हो जाए तो आप कहां जाते हो, बैंक में जाओगे, यूपीआई से निकालोगे, दैट इज योर डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट। ठीक है, तो वहां से तो जीआई में वो प्रॉब्लम है। रीनल में एक्सक्रीशन बहुत ज्यादा चालू हो जाए कैल्शियम का, कैल्शियम लॉस होने लग जाए, कैल्शियम लॉस, कुछ रीनल पैथीज होती हैं इस तरह की। बोन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। अदर्स आर मेडिकेशन, कुछ दवाई जैसे कि स्टेरॉइड्स खा रहे हो, जीन कॉमोर्बिड कंडीशंस, जैसे कि स्पेस में भेज दिया किसी को, या फिर वो घूम नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो इमोबाइल है तो पड़ा रहेगा पूरे टाइम, तो बोन यूज कैसे करेगा, बोन पे कोई स्ट्रेस नहीं है तो बोन लॉस विल स्टार्ट। जब भी आप
ज्यादा लेजी हो जाओगे, ज्यादा वो हो जाओगे, तो आपका बेसिकली मसल एंड बोन विल बी लॉस्ट, क्योंकि आप जिस चीज को यूज नहीं कर रही हो तो बॉडी आपकी उसको करती है कि अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। मतलब आपको अपने स्केलेटल सिस्टम की और मस्कुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है। सो यू हैड इनफ ऑफ इट एंड नाउ यू वांट टू स्विच। तो बॉडी सेंस करती है, बॉडी अपना काम चालू कर देती है। सर्कुलेटिंग कैल्शियम जो होता है बेसिकली इट इज इन मोस्टली इन द आयनाइज फॉर्म एंड बाउंड फॉर्म में भी होता है, बट आयनाइज फॉर्म होता है जो फ्री कैल्शियम जिसको बोलते हैं, इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्शन एंड इट कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। 1 to 1.5 kg होता है, जिनमें से बोन्स एंड टीथ के अंदर 99% है, 1% इज ओनली इनसाइड द बॉडी फ्लूइड एंड टिश्यूज। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? जो वाइट चीजें हैं, चीज है, पनीर है, एग है वाइट, सो ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ कैल्शियम। एक एक फिश जो होती है वो ऐसी चीज होती है जिसमें बहुत कुछ आपको मिलता है, वेरी हाई इन न्यूट्रिशन। अगर जो नॉनवेज खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए मतलब बेटर टू ईट फिश देन अदर टाइप ऑफ मीट, देन बीन्स, एनी काइंड ऑफ सीड, और जो आप पल्सेस और ये सब होते हैं उनके अंदर हाई इन न्यूट्रिशन। Human milk also have 30 milligram of now recommended daily allowance कितना है adult के लिए? 500 milligram per day, children's because they are growing so that is 1200 milligram per day, and pregnancy and lactation में again 1500 milligrams per day। क्योंकि जो आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करोगे कैसे? बाहर डाइट से लेके। अब फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में होता है, इसी के अंदर कैल्शियम अब्सॉर्ब्ड अगेंस्ट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड रिक्वायर्स एनर्जी एंड कैरियर प्रोटीन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसके अब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करेगा, जैसे कैल्सिट्रोल आ गया, विटामिन डी, ठीक है, देन पैराथायरॉयड हार्मोन्स, एसिडिटी एंड अमीनो एसिड्स जैसे कि लाइसिन एंड आर्जिनिन, दीज विल इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। अब एसिडिटी इज गुड बट एल्कलिनिटी इज नॉट गुड, बिकॉज एल्केलाइन होते ही प्रॉब्लम क्या होती है कि कैल्शियम और फॉस्फेट अपना सॉल्ट बना लेते हैं और प्रेसिपिटेट होना चालू हो जाते हैं। तो जो कैल्शियम आपके आएगा जीआईडी में वो लॉस हो जाएगा थ्रू द एक्सक्रीशन, थ्रू फीसेस। सॉल्ट बन गया, आप क्या, अब तो वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो सकता। यू नीड आयनाइज्ड कैल्शियम फॉर अब्जॉर्प्शन, तो वो नहीं होएगा एंड इट विल गो वेस्ट। अमीनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन हेल्प करते हैं कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में। देन द फैक्टर्स विच डिक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन रेट, जैसे कि फाइटेट्स, ऑक्सलेट्स, हाई फॉस्फेट कंटेंट। अब अगर आपने हाई फॉस्फेट कंटेंट किसी की चीज खाई है साथ में, तो वो कैल्शियम के साथ में मिलके अगेन सॉल्ट बना लेगा। फ्री फैटी एसिड, ये भी सोप बना देगा, जैसे स्टेटूरिया होगा। एल्कलाइन मीडियम एंड हाई डाइटरी फाइबर्स। फाइबर्स में क्या होता है? फाइबर्स टेंड टू होल्ड ऑन द कैल्शियम, कैल्शियम को एक अपने साथ ले जाते हैं। फाइबर्स क्या बनाते हैं? दे मेक ए बल्क ऑफ पीसेस, उससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बोलते फाइबर खाना चाहिए। तो फाइबर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को, कैल्शियम को, सबको अपने साथ में ले जाता है। तो दैट्स व्हाई हाई फाइबर डाइट, लेस अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम।
फंक्शंस है मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, मिनरलाइजेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको पता ही है। इट कंटेन्स ऑर्गेनिक कोलेजन प्रोटीन एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, जिसको हम हाइड्रोक्सी एप्टाइड बोलते हैं, C10PO4 6OH2। देन नेक्स्ट फंक्शन इज, जो ब्लड में पढ़ चुके हैं, कोगुलेशन फैक्टर है, ये कोगुलेशन फैक्टर नंबर 4। तो calcium forms a bridge between glycine residue of the prothrombin and membrane phospholipid of the platelets। ये इसका एग्जैक्ट फंक्शन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन क्या है, फैक्टर नंबर 2। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, तो ये कैल्शियम कार्बोडिन एक मैकेनिज्म होती है जो आपने शायद सुनी भी होगी, कैल्शियम कार्बोडिन। कैल्शियम कार्बोडिन करती क्या है बेसिकली, इट एक्टिवेट्स एंजाइम। किस तरह से, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं। जब कैल्शियम और कार्बोडिन एक साथ मिलते हैं तो एक कैल्शियम कार्बोडिन मैसेंजर सिस्टम के अंदर आता है बेसिकली। जब आप है कोई और कोई भी मतलब कोई भी सिग्नल आ रहा है बाहर से, इट कंबाइंस विद द रिसेप्टर, तो रिसेप्टर के अंदर चेंज क्या आएगा, इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोडिन। और कैल्शियम कार्बोडिन आगे क्या करेगा, इट विल एक्टिवेट द काइनेज, और वो एक्टिव काइनेज कन्वर्ट होगा। और जैसे ही काइनेज कन्वर्ट होगा, काइनेज विल फॉस्फोराइलेट द एंजाइम, और जो लॉजिकली एक्टिव हो जाएगा। तो जहां पे फॉस्फोराइलेशन होती है एंजाइम की, वहां पे कैल्शियम कार्बोडिन का एज ए सेकेंड मैसेंजर यूज किया जाता है, ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो करानी है आगे वो हो सके। किन किन मैकेनिज्म्स में काम आता है, यू कैन राइट डाउन फ्यू इफ यू वांट। और जो बायोकेम में आप ये सब प्रोसेसेस पढ़ते हो, ध्यान रखना कहां पे ये कैल्शियम कार्बोडिन का प्रोसेस आ रहा है। काइनेज लिखा होगा वहां पे, काइनेज एक्टिवेटेड काइनेज, तो वो फॉस्फोराइलेशन करा के निकल जाता है। तो उसको एक्टिवेट किसने किया, तो पायरुवेट वाले साइकिल में तो 3 जगह पे है ये। आइए आइए, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इधर बैठ जाओ, उन्हें पीछे क्या रखा है, नाश्ता लेके आए हो क्या किसी के लिए, तो पीछे क्यों जा रहे हो। नहीं होता है ना कि जैसे 4 दोस्त हैं, एक बोले तू ले आ, हम तीनों क्लास में चले जाते हैं। कहीं और ऐसे उस पर कब्र क्यों बना रहे हो उसकी। चलें लिख रहे 3-4 बहुत है एग्जाम्पल के लिए, बाकी बुक में भी दिया होगा कुछ तो। अब नर्व्स के अंदर, नर्व्स में कंडक्शन की, अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक्शन पोटेंशियल को आगे बढ़ाना है, डीग्रेनुलेशन करना पड़ेगा एसिटाइल कोलिन वेसिकल का, तो आपके कैल्शियम जरूरी है। तो साइनेप्टिक रीजन, पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, कैल्शियम की जरूरत पड़ती रहती है। तो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन में नर्व्स के अंदर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये भी एग्जांपल लिख लीजिए, इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, वेसोप्रेसिन एक्सेट्रा फ्रॉम द सेल। वही डीग्रेनुलेशन फंक्शन है वापस से, दीज विल डिपॉजिट इनटू वेसिकल, विच वेसिकल विल बी डीग्रेनुलेटेड, सिग्नल जाएगा थ्रू द कैल्शियम।
second messenger in signal transduct calcium and cyclic AMP are second messengers of different hormones. One example is glucagon. So involved in G protein and inositol triphosphate. जिन सिस्टम्स के अंदर आपके G proteins and inositol triphosphate. Inositol triphosphate will be there in the secretion release of insulin. इंसुलिन वाली मैकेनिज्म में आएगा, इसीलिए इंसुलिन के अंदर इसका रोल है, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन के अंदर। तो जहां जहां पे इनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट आएगा वहां पे कैल्शियम की जरूरत पड़ती है एज ए सेकेंड मैसेंजर। क्या, अरे वाह, क्या खोला है ऐसा? बॉटल खोल दी तो क्या बैग गिर गया था? ऐसी आवाज होती है बैग की। क्या अभी क्या डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है ना आप लोगों को, हमारी बातों में इतनी गर्मी है टीचर की। Myocardium. In myocardium, calcium prolongs the systole in hypercalcemia. तो अब अगर हमें ये पता है कि मायोकार्डियम के अंदर कैल्शियम रिलीज होगा, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, बट अगर हाइपरकैल्सिमिक कंडीशन है तो क्या होगा? कैल्शियम वहां डिपॉजिट हो जाएगा एंड द मसल विल गो इनटू सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन विच इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट इज सीन इन सिस्टोल, पर्टिकुलरली सिस्टोल, नॉट डायस्टोल। कार्डियक अरेस्ट जो होगा वो सिस्टोल में होगा, बिकॉज इट विल बी, बिकॉज कैल्शियम इज देयर, तो कॉन्ट्रैक्शन तो वहां होगा, बट वो कॉन्ट्रैक्शन के सिस्टोल इज कॉन्ट्रैक्शन, तो वो सिस्टोल में ही अटक जाएगा, इट विल नॉट रिलैक्स। सो दैट इज कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू हाइपरकैल्शियमिया। इसीलिए बोलते हैं जब कैल्शियम एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इंट्रावेनसली तो उसको टाइम्ड किया जाता है और उसको बड़े टाइटर किया जाता है, बेसिकली टाइटर किया जाता है और उसको टाइम के साथ में लगाया जाता है। जो उसका ड्रिप होता है वो नॉर्मल ड्रिप की तरह नहीं लगता कि वो लगा दिया और वो अपन वो जो देखते हैं ना गोल गोल बीड, उसको ऊपर नीचे किया तेज ज्यादा, वैसा नहीं, उसको टाइम्ड लगाया जाता है। टाइम करके एक छोटी मशीन आती है जिससे टाइम के हिसाब से फ्लो होता है, तो उसमें उसको सेट किया जाता है, मतलब उसको बोलते हैं टाइटरिंग। उसकी डोज है वो टाइटर करी जाती है, उसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेड होती है। एक साथ ज्यादा दे दिया तो वो कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है। बहुत ज्यादा ब्लड के अंदर कैल्शियम हो जाएगा और जैसे ही ब्लड के अंदर कैल्शियम आएगा ऑटोमेटिकली इट गो टू द हार्ट और हार्ट की सप्लाई में जाएगा एंड इट विल कॉज अरेस्ट। Ionized calcium, biologically active 50%, 10% is calcium complex with the citrate, phosphate and bicarbonate and 40% is bound with the non-diffusible, जो protein से इनसे bound रहती है, this is not diffused. So this is the distribution of calcium in the body. Ionized is 50%. आपको ये तो याद रहना ही चाहिए कि ionized form जो है वो 50% है and bound form is 50%. यहाँ पे 50-50 का रेशियो है कि फॉस्फेट में ये रेशियो बहुत, जो आयनाइज फॉर्म है दैट इज अराउंड 90% एंड बाउंड फॉर्म इज ओनली 9 to 10%। So normal level is 9 to 11 milligram per deciliter and ionized calcium is 5 milligram, ये फिर 1 milligram, then 4 milligram. Ionized calcium is metabolically, biologically active, ये हमें पता है। Next.
तो ये जो वैल्यू है 9 to 11 मिलीग्राम पर डेकालीटर, ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। कोई आपको ऐसे भी उठा के पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, तो 9 to 11 मिलीग्राम। बिकॉज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे रेंज नहीं है ज्यादा, और यहाँ पे सिम्टम बहुत जल्दी डेवलप होते हैं, तो यू कांट बी रॉन्ग इन द असेसिंग द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। आपके पास जो मार्जिन है करने का, एरर करने का, वो बहुत कम है। अगर आपने एरर किया तो पेशेंट की जान पे आ जाएगी। So this value you should remember by heart, 9 milligram per deciliter. 9 to 11 is a range, 9 milligram per deciliter is a value. हाइपोएल्बुमिनिया रिजल्ट इन द डिक्रीज इन प्लाज्मा टोटल कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे जो बाउंड फॉर्म है अब वो कम हो जाएगा, एल्बुमिन कम होगा तो बाउंड कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, तो टोटल कैल्शियम विल बी लेस, बट आयनाइज कैल्शियम विल बी नॉर्मल, वो लेस नहीं होगा। ईच 1 ग्राम ऑफ एल्बुमिन कॉजेज डिक्रीज इन 0.8 मिलीग्राम ऑफ द कैल्शियम। हाइपोप्रोटीनीमिया और पैराप्रोटीनीमिया आर एसोसिएटेड विथ इंक्रीज इन प्लाज्मा टोटल कैल्शियम लेवल। Acidosis favor the release of iodized calcium, alkalosis favor the binding of calcium, decreasing the, ये अपन ने पहले ही बात कर ली इस बारे में, बट टोटल लेवल ऑफ कैल्शियम ऑलवेज रिमेन नॉर्मल। चेंज होता रहता है फॉर्म, आयनाइज फॉर्म, बट टोटल लेवल विल बी नॉर्मल। सो व्हेन your body will lose the albumin or protein, it will decrease the bound form, total calcium level can decrease. Now these are the three major hormones which play a role in the maintenance of homeostasis of calcium. इसमें calcitronin है, increase in calcium, parathormone increase in calcium, and calcitonin is decrease in calcium because it deposits calcium into the bones, तो blood से कम करेगा। अब एक चीज होती है कैल्बिडिन। कैल्बिडिन होते हैं, कैल्बिडिन का रोल क्या है वो यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्सिट्रॉल स्टिमुलेट्स द कैल्बिडिन सिंथेसिस एंड इंक्रीज द कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। वो करता कैसे है? अब जो कैल्सिटोनिन है इट विल गो इनसाइड, ठीक है, बिकॉज इट इज विटामिन डी फैट सॉल्युबल, इट विल गो इनसाइड, it will combine with its receptor which will form hormone receptor unit बन जाएगी, जैसे अपन ने पहले भी बात करी थी, जैसे अपन ने स्टेरॉइड्स में बात करी थी। सिमिलरली हार्मोन रिसेप्टर यूनिट बन जाएगी, दैट विल, वो क्या कर, वो डायरेक्टली डीएनए के पास जाती है, डीएनए की किसी पर्टिकुलर यूनिट को स्टिमुलेट करती है या फिर डीएक्टिवेट करती है, जिसके कारण से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, न्यू प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, whatever it is. So यहाँ पे क्या बनेगा? CB proteins बनेंगे, and these CB proteins will absorb the calcium which is known as calbidin. ठीक है, calbidin क्या करेगा? कैल्शियम को absorption में from GIT और blood, sorry this side, it will help in binding with the calcium and take it to the blood. तो जो भी ये ल्यूमन है, दिस इज इंटरस्टिशियल सेल एंड दिस इज ब्लड। तो कैल्शियम को यहाँ से लेके यहाँ पे ये बाइंड करके इट विल टेक इट टू द ब्लड। सो ये है कैल्सिट्रॉल, या फिर जो आप बात कर सकते हो विटामिन D3 प्रोसेसिंग होता है, किस तरह से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन हेल्प करता है, तो इट इज हेल्पिंग थ्रू कैल्बिडिन। Parathermone secreted by the chief cells of parathyroid, release PTH is mediated by cyclic AMP। अब 3 इंडिपेंडेंट साइट है इसकी एक्शन की। जब आप पैराथॉर्मोन का शॉर्ट नोट लिखते हो, अगर आप वहां पे एक्शन लिखोगे कि एक्शन
है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन के बारे में लिख दोगे, कहाँ से रिलीज होता है वो लिख दोगे, उसका काम क्या है वो भी लिख दोगे, बट वो काम करता कैसे है? तो वो 3 ऑर्गन्स पे इंडिपेंडेंटली एक्शन करता है, बोन पे, किडनी पे एंड इंटेस्टाइन पे। बोन पे क्या होगा इसका रोल? ये बोन से रिलीज कराएगा कैल्शियम, साथ साथ में ये विटामिन D3 के साथ में हेल्प करेगा उसकी टू क्रिएट कार्बेडिन एंड फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द GIT। और किडनी के अंदर ये रिड्यूस करेगा एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। तो तीनों एक्शन का कॉम्बिनेशन बना के इट विल इंक्रीज द बॉडी और द ब्लड लेवल। ओके, यू कैन गो थ्रू इट। क्या कर रहा है ये? डीमिनरलाइजेशन और डीकैल्सिफिकेशन, which explains what it is doing. It is removing the calcium from the bones and solubilizing the calcium and bone reabsorption. So अगर पैराथायरॉयड की क्वांटिटी ज्यादा रहती है तो क्या होगा? वीकनेस ऑफ बोन्स होगी, बिकॉज इट विल लूज इट्स स्ट्रेंथ विच इज प्रोवाइडेड बाय द कैल्शियम। स्ट्रेंथ कहां से आती है? कैल्शियम से। बाकी तो उसका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई स्ट्रेंथ नहीं होती। मैट्रिक्स में जब कैल्शियम जुड़ता है तब बोन्स बनती है। तो दिस विल कॉज वीकनिंग ऑफ द बोन। किडनी के अंदर डिक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम मेनली बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डिस्टल ट्यूब्यूल। सो यू कैन ऑल्सो यू हैव, आपको ये पता है कि भाई किडनी के कैल्शियम रिड्यूस करेगा एक्सक्रीशन। PTH का काम है कि कैल्शियम को बढ़ाना ब्लड के अंदर, तो ऑब्वियसली रीनल से वो बाहर नहीं जाने देगा, एक्सक्रीट नहीं होने देगा, ठीक है, वो ठीक है। बट द मेन प्रोसेस क्या है उसको करने की? रीअब्जॉर्प्शन। और कहां होता है? डिस्टल ट्यूब्यूल। ये 2 चीजें और याद रखनी है, कहां होता है और प्रोसेस। सिक्रीशन है, रीअब्जॉर्प्शन है, क्या हो क्या रहा है, या फिल्टर ही नहीं हो रहा, तो दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। और उसके बदले में क्या करेगा? फॉस्फेट को बाहर निकाल देगा। तो बोन्स में बोन रीअब्जॉर्प्शन, फॉस्फेट का अब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है, फॉस्फेट तो यूरिया करेगा, कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन, इंक्रीज इन यूरिनरी साइक्लिक AMP। यहां पे क्या है? कैल्शियम अब्जॉर्प्शन इनडायरेक्ट वाया 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन D3 को बोलता है भाई तू जा, अभी एक्टिवेट हो जा और काम करो, क्योंकि ये 25 डी हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल होता है, जिसको एक्टिवेटेड 125 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को कन्वर्ट करने के लिए PTH की जरूरत पड़ती है। आप एक्टिवेट नहीं उसके बिना। ऑल इन increases the plasma calcium level towards the normal. डिहाइड्रोकोलिक कोलेस्ट्रॉल जो होता है, अब कैसे विटामिन D3 बन रहा है उसका पूरा प्रोसेस है ये। जब बोलते हैं कि भाई बोन्स के लिए यूवी आपको सनलाइट खानी होती है, बोन्स अच्छी बनती है, तो किस तरह से वो हो रहा है, वही सब चीज यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है कि आपका विटामिन D3 बनेगा तभी तो वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा। आप कैल्शियम दूध पीते जा रहे हो, आपकी बोन्स बन नहीं रही, क्योंकि आपके पास विटामिन D3 नहीं है। घर के अंदर बैठे हैं, इंडोर रहते हैं पूरे टाइम, बाहर जाते नहीं, एक्सपोज नहीं होते, तो जो कन्वर्जन है 7D हाइड्रोकोलिकोलेस्ट्रॉल, इसका कन्वर्जन स्किन के अंदर होता है बाय द यूवी लाइट। अब वो कन्वर्जन हो नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। अब कॉलीफेल्स को दूसरा तरीका है कि हम डाइट में ले लें डायरेक्टली, डाइट के थ्रू आके लीवर के अंदर जाके ये बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। यहां तक तो बन गया। नाउ द मेन कॉलीकैल्सिफेरॉल के अंदर विच इज एक्टिव फॉर्म।
तो इसके लिए आपको पीटीएच की जरूरत है, जो कि एक्टिवेट करेगा जो कि OH को इंट्रोड्यूस करेगा एट द फर्स्ट पोजीशन। एक OH ऑलरेडी लीवर इंट्रोड्यूस कर चुका है 25th पोजीशन पे, और एक OH और इंट्रोड्यूस होगा, तो ये बन जाएगा 125 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो लीवर भी है, किडनी भी है और जीआईटी भी है। अब अगर इन तीनों चीजों में डिफेक्ट होता है तो ऑब्वियसली आपका कैल्शियम होम्योस्टैसिस जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगा, बिकॉज डिफेक्टिव होगी और उसके कारण से देन इट विल कॉज डिफेक्टिव कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। एक दूसरा बन सकता है इसमें 24-25 डाइहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल, बट इट इज इनएक्टिव। सो डिक्रीज इन कैल्शियम, increase in PTH and decrease in phosphate will enhance the formation of 1-alpha hydroxylase, which will convert inactive D3 into active D3. Now PTH stimulates 1-hydroxylation of the 20-calciferol, which is converted into calcitrol, और वो क्या करता है, then synthesis of calvidin and increases the calcium absorption from intestine, thereby increasing the level of। ये चार्ट जो है सिर्फ चार्ट फॉर्म में दिखा है, इसके पहले पढ़ चुके हैं अपन ये सब।